Hello guys, how are you? Welcome back to our YouTube channel. My name is Yogesh Kochar, and guys, today we are going to learn the second part of our lesson, the interview written by Christopher Sylvester. So guys, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, और जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है आई थिंक उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ में समझाए थे. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेसन. ठीक है बच्चों, दिस इज एन इंटरव्यू. ठीक है, और इसका टाइटल है आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. ये कौन बोल रहे हैं? ये अम्बर्टो इको बोल रहे हैं. वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और नॉवेल्स यानी उपन्यास मैं केवल संडेज में लिखता हूँ. लेट मी शो यू हिज फोटोग्राफ. दिस मैन इज अम्बर्टो इको, एंड लेट मी ऑल्सो गिव यू some brief information about him. This man was born on 5th January 1932 और ये स्वर्ग सिधार गए थे 19 फरवरी 2016 में. ठीक है, ये एक इटालियन ऑथर थे और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे. यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ये पढ़ाते थे. इन्होंने एज अ नॉवेलिस्ट अपनी एक नॉवल जिसका नाम नोमा डेला रोसा, जिसको कि इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया द नेम ऑफ द रोज के नाम से, ये उसका इटालियन नेम है, 1980 में इन्होंने डेब्यू किया एज अ नॉवेलिस्ट. ठीक है, ये जो नॉवल है इसका प्लॉट एक मर्डर मिस्ट्री है, जो एक इटालियन मोनेस्ट्री कौन सी जगह होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, साधु लोग रहते हैं. ठीक है, उस पर आधारित है इन द ईयर 1327, और इसका पीरियड जो है वो 1327 है. इस नोवेल को बाद में, जैसा कि मैंने आपको इसका नाम बताया, द नेम ऑफ द रोज, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम वीवर ने 1983 में. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इट्स एन इंटरव्यू. तो ये इंटरव्यू जिस सज्जन ने लिया था, मैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूँ. ही इज द मैन जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया अम्बर्टो इको का. ठीक है, और इनका पूरा नाम है मुकुंद पद्मनाभन. ये एडिटर हैं द हिंदू अखबार के. ठीक है, ही वॉज प्रीवियसली एडिटर ऑफ द हिंदू बिजनेस लाइन. पहले ये हिंदू बिजनेस लाइन के एडिटर थे. ही हैज़ अ मास्टर्स इन फिलोसफी. इन्होंने फिलोसफी में मास्टर किया था. एंड वर्क ब्रीफली एज अ लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज अ लेक्चरर इन्होंने कुछ समय पढ़ाया. ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म के प्रोफेशन में स्विच कर लिया. तो बीइंग अ जर्नलिस्ट ये इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं किसका? जी हाँ, एन इटालियन प्रोफेसर और अ नॉवेलिस्ट अम्बर्टो इको का. ठीक है जी. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू. अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक ब्रीफ पार्ट है, एक साक्षात्कार का, एक इंटरव्यू का अम्बर्टो इको के. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, और जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं वो मुकुंद पद्मनाभन है, फ्रॉम द हिंदू, जो द हिंदू से. अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली. अम्बर्टो इको इटली की बोलोगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन. उन्हें ऑलरेडी बहुत अधिक सम्मान या प्रसिद्धि मिल चुकी है, रेपुटेशन मिल चुकी है. फॉर्मिडेबल मतलब इंटेंस, पावरफुल, यानी बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा इन्हें सम्मान मिला है. एज अ स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में, फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस, जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए सिमियोटिक्स के ऊपर. सिमियोटिक्स जिसे बोलते हैं स्टडी ऑफ साइंस, यानी चिन्हों का अध्ययन. अब ये चिन्ह मतलब किसी भी प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं, आप ये सिंबल फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं उनकी स्टडी के संदर्भ में उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं. इसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवियल एस्थेटिक्स, और इन्होंने अपने विचार और भी अन्य विषयों पे, फॉर एग्जांपल किसके ऊपर दिए हैं? साहित्यिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एलैबोरेशन या एक्सप्लेनेशन, यानी साहित्यिक व्याख्याओं के ऊपर. एंड मेडिवियल एस्थेटिक्स का मतलब होता है, it refers to the beauty of art and culture lies in our medieval or middle age.
बच्चों इसका मतलब है कि हमारे मध्य युग में जो आर्ट एंड कल्चर की जो ब्यूटी थी उसके संदर्भ में, इसे हम बोलते हैं मेडिवियल एस्थेटिक्स, इनके संदर्भ में भी उन्होंने अपने आइडियाज दिए। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले वो फिक्शन लिखना शुरू करते, यानी नॉवेल्स लिखना शुरू करते, उन्होंने, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, उन्होंने बहुत सारा काम इन सभी विषयों पे किया था, इन पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए थे। ठीक है, literary fiction, academic texts, essays, children books, newspaper articles, his written output। वो कहते हैं कि इन्होंने साहित्यिक लेखों को लिखा है, साहित्यिक काल्पनिक लेखों को लिखा है, फिक्शन को लिखा है। एकेडमिक टेक्स्ट मतलब ऐसी पुस्तकें, ऐसी किताबें जो यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी जाती हैं, उन्हें लिखा है। एसेज यानी निबंध लिखे हैं। चिल्ड्रंस बुक्स मतलब बच्चों की किताबें लिखी हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे हैं। उनका जो ये रिटर्न आउटपुट है, आउटपुट मतलब प्रोडक्ट्स या जो भी इन्होंने लेख लिखे, परिणाम है जो भी इन्होंने लिखा है, इस स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। स्टैगरिंगली मतलब शॉकिंगली, यानी ये बहुत अधिक शॉक कर देने वाला, हैरान कर देने वाला है। वाइड रेंज का है, यानी अलग अलग प्रकार के इन्होंने लेख लिखे हैं। ठीक है, In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose। बच्चों बताते हैं 1980 में इन्होंने एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर लिया सुपरस्टारडम, इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बच्चों एकेडमिक, एकेडमिक वाला सुपरस्टारडम मतलब बहुत अधिक फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, स्टार बन गए। ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक ऐसी नॉवल लिखी जो एकेडमिक नॉवल थी, यानी एकेडमी से रिलेटेड थी। एकेडमिक का मतलब होता है बच्चों रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी इन्होंने एक नॉवल लिखी, इस नॉवल का नाम था द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, और इससे ये बहुत प्रसिद्ध हो गए, सुपरस्टार बन गए। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज अराउंड द वर्ल्ड बिकी। ठीक है, मुकुंद, अब यहां से इंटरव्यू स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, अब मुकुंद पद्मनाभन क्वेश्चंस पूछेंगे, किससे? अम्बर्टो इको से। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कैंट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। अब देखो यहाँ पे मुकुंद ने कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई। किसके कंधे पे? इनका नाम है डेविड लॉज, ये भी एक नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक है। ठीक है, मैं इनकी फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूं। ही इज डेविड लॉज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये है कि जी डेविड लॉज का कहना है, उन्होंने एक बार ये रिमार्क किया था, ऐसा कहा था कि वो ये बात समझ नहीं पाते कि कैसे एक व्यक्ति, वो किसको रेफर कर रहे हैं? इको को, अम्बर्टो इको को, कि कैसे एक ही व्यक्ति इतनी प्रकार की राइटिंग्स कर सकता है, इतने अलग अलग तरीके के लेख लिख सकता है। एकेडमिक्स भी लिखता है, वो नॉवेल्स भी लिखता है, बच्चों की बुक्स भी लिखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रेज हुआ है यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभन द्वारा। ठीक है, अब अम्बर्टो इको क्या रिप्लाई करते हैं उसका? वो कहते हैं, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैं लोगों को ऐसा इंप्रेशन देता हूँ, लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरीके के लेख लिख रहा हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। पर आखिरकार मैं इस बात से पूर्णतः कन्विंस्ड हूँ, सहमत हूँ कि मैं हमेशा एक ही तरह की चीज़ कर रहा होता हूँ। अब वो पता है किस बात को कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो बस लिखने का काम कर रहा होता हूँ, पर लोगों को लगता है, लोगों को मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि शायद मैं अलग अलग तरीके का काम करता हूँ, बट ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग ऑलवेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। मुकुंद क्या पूछते हैं? विच इज। अब वो पूछते हैं कौन सी सेम थिंग सर? आप कह रहे हो कि आप एक ही तरह की चीज कर रहे होते हो, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं एक ही तरीके का लेख लिख रहा होता हूँ या मैं राइटिंग कर रहा होता हूँ, जो मेरा स्टाइल है। इसी से वो क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं मुकुंद कि सर आप किस तरह के लेखन की बात कर रहे हैं। अब अम्बर्टो इको का क्या आंसर है? वो कहते हैं, ओह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वो कहते हैं अब इस बात को एक्सप्लेन करना, इसको स्पष्ट करना और भी मुश्किल है। फिर वो कहते हैं, आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। वो कहते हैं मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं। फिलोसॉफिकल का मतलब है यहाँ पे रैशनल या लॉजिकल। मेरे कुछ तार्किक इंटरेस्ट हैं
और मैं उनको कैसे परस्यू करता हूँ, कैसे फॉलो करता हूँ, अपने एकेडमिक वर्क द्वारा और नॉवेल्स द्वारा। यानी वो कहना चाहते हैं कि मेरे कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, लॉजिकल रैशनल्स इंटरेस्ट हैं, मैं उनको किस तरह के लेखन के माध्यम से परस्यू करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की या इंस्टीट्यूशंस की बुक्स लिखता हूँ, इसके अलावा मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। वो कहते हैं इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। अब ये उनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। कौन कौन से? नॉन वायलेंस एंड पीस। वो कहते हैं कि अगर मैं बच्चों के लिए भी किताबें लिखता हूँ ना, तो मेरी उन किताबों में संदेश होता है, किनके लिए? बच्चों के लिए, जो मेरी सभी तरह के लेखन में मिलेगा। यानी वो किसके समर्थक हैं? वो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के समर्थक है, और पीस यानी शांति के। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं देखो आपको इसी प्रकार के जो मोरल या सोशल इंटरेस्ट हैं या फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, वो आपको मेरी किताबों में देखने को मिलेंगे। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। वो कहते हैं और फिर मेरा एक राज है, मेरे पास एक सीक्रेट है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? वो कहते हैं आपको पता है क्या होगा यदि हम पूरे यूनिवर्स में से एम्प्टी स्पेसेस को, पूरे ब्रह्मांड में से खाली जगहों को निकाल दें तो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। यदि सभी एटम्स के बीच जो खाली जगह होती है उन्हें हम एलिमिनेट कर दें तो क्या होगा? वो कहते हैं द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट। तो जानते हैं यूनिवर्स का आकार कितना रह जाएगा? जितनी बड़ी मेरी फिस्ट है, जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है, उतना ही किसका आकार रह जाएगा? पूरे यूनिवर्स का, यानी ब्रह्मांड का। ठीक है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, या वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, यानी खाली जगहें हैं। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। वो कहते हैं मैं इन्हें इंटरस्टाइसेस बुलाता हूँ। इंटरस्टाइसेस का मतलब होता है गैप्स या ओपनिंग, यानी खाली जगह। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। वो कहते हैं चलिए मान लेते हैं कि आप मेरे घर आ रहे हैं, मेरे प्लेस आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर। आप एक एलिवेटर पे हैं, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और वो कहते हैं जबकि आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइज। ये एक इंटरस्टाइज है, यानी एक गैप है, एक ओपनिंग, एक होल है, खाली जगह है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। मैं एम्प्टी स्पेसेस में ही तो काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर। जबकि मैं इंतजार कर रहा हूँगा कि आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आए, आपकी एलिवेटर यानी लिफ्ट पहुंचे। वो कहते हैं उस प्रतीक्षा के समय में, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। मैं ऑलरेडी क्या लिख चुका हूँगा तब तक? एक आर्टिकल लिख चुका हूँगा। और वो फिर जोर से हंसते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों, दैट व्हाट इज एन इंटरस्टाइज अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको इन हिज इंटरव्यू विद मुकुंद पद्मनाभन। ठीक है, तो आपने बता देना है कि किस प्रकार वो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और अपने माइंड में एक आर्टिकल बना चुके होते हैं, कब जब वो आपका वेट कर रहे होते हैं किसी गेस्ट का जो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में एलिवेटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नॉट एवरीवन कैन डू दैट। सर जैसा आप कर लेते हैं हर कोई वैसा तो नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, बेशक ऐसी एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग। सर देखिए आपने इतना जो नॉन फिक्शनल राइटिंग किया, यानी गैर काल्पनिक, यानी विच इज रिलेटेड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। सर आपके नॉन फिक्शनल राइटिंग में और आप जो स्कॉलर वाला वर्क करते हो, एकेडमिक्स वाला वर्क करते हो, उनमें अपने आप में एक पर्सनल क्वालिटी है सर। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका लिखने का तरीका है नॉन फिक्शनल राइटिंग, और जो स्कॉलर वर्क है, स्कॉलरली वर्क यानी एकेडमिक्स राइटिंग्स जो आप करते हैं, उनमें अपने आप में एक विशेषता है, एक खास तरीके की पर्सनल क्वालिटी है। ऐसा कौन कहते हैं? मुकुंद कहते हैं। किनसे? अम्बर्टो इको से। वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं ये बातें कह के। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। वो कहते हैं सर आपने तो बहुत बड़ा एक नोटिसेबल, मार्क्ड का मतलब होता है नोटिसेबल, डिपार्चर यानी बदलाव ले आए, चेंज ले आए, फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी जिस एकेडमिक स्टाइल में, जिस तरीके से रेगुलर तरीके से जो यूनिवर्सिटीज की या इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस की बुक्स लिखी जाती हैं, आपने उस स्टाइल को बदल के रख दिया।
क्योंकि जो पहले वाला स्टाइल है उसमें क्या है, विच इज इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज और ऑन एवरी ओकेजन, यानी जो हमेशा बिना किसी बदलाव के उसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो उसको डीपर्सनल बनाती है, डीपर्सनलाइज करती है, यानी पैशनलेस, इम्पर्सनल, उसमें पर्सनल टच नहीं है, उसे पढ़ने में आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, एंड ऑफ्टन ड्राई एंड बोरिंग, और वो पुस्तकें जो हैं वो ड्राई एंड बोरिंग है, यानी उन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? अब वो कहते हैं सर आपने इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसी बुक्स को लिखना शुरू किया, आपने ये अप्रोच जानबूझ करके, कॉन्शियसली मतलब होता है नोइंगली, यानी खुद से इस अप्रोच को, इस नए तरीके को, एक इनफॉर्मल तरीके को अडॉप्ट किया। फॉर्मल तरीका क्या था? ऐसे तरीके से लिखा जाना, उस स्टाइल के साथ लिखा जाना जिसमें एकेडमिक बुक्स जो है वो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने, जो उम्बर्टो इको है, उन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखना शुरू किया, एकेडमिक बुक्स को इस तरीके से लिखना शुरू किया कि अब उनमें इंटरेस्ट आने लग गया लोगों को पढ़ने में। तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने इस तरीके से बुक्स लिखने की इनफॉर्मल अप्रोच को खुद से अपनाया अपनी मर्जी से, जानबूझ करके, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये आपके अंदर स्वाभाविक तौर पर नेचुरल तरीके से ऐसे आ गया और आपने लिखना शुरू कर दिया? अब उम्बर्टो इको क्या आंसर देते हैं? उम्बर्टो इको कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वो कहते हैं जब मैंने पहली अपनी डॉक्टोरल डिसर्टेशन दी थी, यानी डिसर्टेशन का मतलब होता है थीसिस या एस्से लिखना, यानी आगे की जब आप पढ़ाई करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपको थीसिस लिखनी होती है। तो कहते हैं कि जब मैंने अपनी पहली डॉक्टोरल थीसिस को प्रस्तुत किया इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, वो कहते हैं कि एक प्रोफेसर ने कहा जो वहां बैठे हुए थे, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, कि स्कॉलर्स जो होते हैं यानी जो विद्वान लोग होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं निश्चित सब्जेक्ट से, ठीक है। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस, उसके बाद वो बहुत सारी फॉल्स मतलब झूठी हिपोथेसिस को मेक मतलब बना देते हैं, झूठी थ्योरीज बना देते हैं, यानी करते क्या है कि वो एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और उस थीसिस को बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी फॉल्स थ्योरीज को लिख देते हैं ताकि वो अपनी उस थीसिस को, उस ऐसे को पूरा कर पाए। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, फिर वो करते हैं उनमें थोड़ी एडिटिंग, यानी थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं और उसके बाद अंत में वो कंक्लूजन लिख देते हैं, यानी उसका निष्कर्ष लिख देते हैं। यू ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अब वो अम्बर्टो इको से उनके प्रोफेसर ने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया, ऑन द कॉन्ट्रेरी यू टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, भाई आपने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखे गए स्पेसिफिक थीसिस को या सर्टेन सब्जेक्ट को आपने नहीं पढ़ा और उसमें अपनी कोई हिपोथेसिस को, फॉल्स हिपोथेसिस को नहीं जोड़ा और ना ही अपने अपने हिसाब से उसका एक कंक्लूजन बना दिया। वो कहते हैं आपने तो बिल्कुल जो आपने रिसर्च किया उसकी पूरी स्टोरी को आपने बताया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यानी आपने उस रिसर्च को करते वक्त, उस दौरान आपको जो जो एफर्ट्स करने पड़े, ट्रायल्स का मतलब एफर्ट्स, एंड आपकी जो जो एरर्स हुई, गलतियां हुई, वो भी आपने उसके अंदर लिखा, अपनी थीसिस में लिखा। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन। वो कहते हैं ये वही समय था जब मेरे उस प्रोफेसर ने रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया कि मैं बिल्कुल ठीक था, यानी जिस अप्रोच के साथ मैंने अपनी थीसिस को लिखा वो बिल्कुल सही थी। और उसके बाद मेरे उस टीचर ने वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक, उन्होंने मेरी उस थीसिस को एज अ बुक यानी एक पुस्तक के रूप में पब्लिश करना जारी रखा, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, जिसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने मेरे इस अप्रोच को, इस राइटिंग स्टाइल को अप्रिशिएट किया, यानी प्रशंसा की। ठीक है बच्चों, तो ये उनका आंसर है इस क्वेश्चन पे कि आप मतलब ये अप्रोच आपने इनफॉर्मल तरीके से आपने अपनाई या फिर नेचुरल आप में आ गई। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि ये नेचुरल था उनके अंदर, ठीक है, मतलब वो नेचुरल तरीके से, बल्कि अपनी जो भी चीज़ लिखते थे, जो भी राइटिंग्स लिखते थे, उसके अंदर जो भी उनके एफर्ट्स होते थे या उनके रिसर्च होते थे या एरर्स होते थे, वो उसको उसमें इंक्लूड कर देते थे। तो ये बताता है कि ये उनका वर्क बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। एट दैट पॉइंट, at the age of 22, I understood
स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। वो कहते हैं ये वो समय था जब 22 वर्ष की उम्र में मैं समझ गया कि स्कॉलरली बुक्स, एकेडमिक्स बुक्स जो लिखी जाती हैं वो किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, जिस तरीके से मैंने लिखा था, जिस तरीके से मैंने अपनी थीसिस को लिखा था, जिसको प्रोफेसर ने अप्रिशिएट किया था। और वो अप्रोच क्या है, वो लिखने का तरीका क्या है, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, यानी रिसर्च करते हुए उस स्पेसिफिक थीसिस को लिखते हुए या बुक को लिखते हुए आपने उसके टॉपिक पर जो भी रिसर्च किया है आप उसे ऐड कीजिए। उसके अंदर आपने जो गलतियां आई हैं, आप कैसे किन किन लोगों से मिले या आपने कैसे फैक्ट्स इकट्ठे किए, इन सारी बातों को आपने उसके अंदर ऐड करना है, अपने एरर्स को भी ऐड करना है। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। वो कहते हैं कि इसलिए जो मैं निबंध लिखता हूँ, जो मैं एसेज लिखता हूँ, उनमें भी एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, यानी एक स्टोरी वाला एस्पेक्ट होता है, एक नॉवेल वाला एस्पेक्ट होता है। यानी वो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बना देते हैं जब वो एक ऐसे भी लिखते हैं तो। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव। वो कहते हैं इसी वजह से तो मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। शायद यही वजह थी कि मुझे अपनी पूरे स्टोरी को जो मैं बताता हूँ, टॉपिक को बताता हूँ, उसमें मैं अपनी रिसर्च की पूरी स्टोरी को भी इंक्लूड करता हूँ। इसी वजह से जो मेरा ऐसे लिखने का तरीका है या जो मेरी बुक्स लिखने का तरीका है वो उसमें बहुत नैरेटिव होता है। और यही कारण है शायद कि मैंने नॉवल लिखना शुरू किया। वो कहते हैं सो लेट, बहुत लेट किया, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, लगभग 50 वर्ष की उम्र में। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. वो कहते हैं मुझे याद है कि मेरा एक डियर फ्रेंड था, उसका नाम था रोलैंड बार्ट्स, ये वो उनके फ्रेंड हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे। वो एक निबंधकार थे, एक एसेइस्ट थे, वो एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक उपन्यासकार नहीं थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, और वो कुछ क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, कुछ रचनात्मक लेखन करना चाहते थे। वन डे और अनदर, किसी न किसी दिन, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते वो स्वर्ग सिधार गए। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो कहते हैं जैसी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने महसूस की, मैंने कभी भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। वो कहते हैं नॉवल लिखना तो मैंने बाय एक्सीडेंट शुरू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे। वो कहते हैं एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो आई स्टार्टेड, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। वो कहता है कि मुझे नॉवेल्स लिखना इसीलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे नरेशन करने के, यानी रिसर्च को या स्टोरीज को एक्सप्लेन करने के टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मुझे नॉवेल्स लिखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैं अपनी पूरी रिसर्च की स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एलैबोरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एक रिपोर्टर में, एक जर्नलिस्ट में क्वालिटी होती है कि वो जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है उसके आंसर में से ही क्वेश्चन निकाल ले। तो ऐसा ही इन्होंने किया। कैसे? अब वो कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, सर हाँ, नॉवेल्स की बात करें तो फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। वो कहता है कि आप एक फेमस एकेडमिक हो लेकिन आपने स्पेक्टेकुलर तरीके से, अमेजिंग तरीके से फेमस होना जारी रखा। किसके प्रकाशन के बाद, किसके पब्लिकेशन के बाद? आपकी नोवेल द नेम ऑफ द रोज, उसके बाद। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। वो कहते हैं आपने 5 ही नॉवल लिखी हैं, आपने बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे लेखन लिखे हैं नॉन फिक्शन के ऊपर, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, उनमें से 20 से भी ज़्यादा। अमर्टो इको बोलते हैं 20 से ज़्यादा नहीं, ओवर 40, 40 से भी ऊपर। मुकुंद बोलते हैं जी हाँ, 40 से भी ऊपर, थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं वो। अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क, सेमिनल का मतलब होता है ओरिजिनल और इन्फ्लुएंशियल। वो कहते हैं कि उनके बीच बहुत सारी ऐसी आपने नॉन फिक्शन बुक्स लिखी हैं जो किस पर आधारित है? सिमियोटिक्स पर। सिमियोटिक्स मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ साइंस, उन पर आपने बुक्स लिखी हैं। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवेलिस्ट। डज दैट बॉदर यू? वो कहते हैं आपने इतना अच्छा एकेडमिक वर्क किया, नॉन फिक्शन पे इतना कुछ लिखा, 40 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी, उसके बावजूद भी लोग आपको, यदि उनके सामने आपका नाम लिया जाए अम्बर्टो इको, तो वो लोग यही कहेंगे क्या? अच्छा वो नॉवेलिस्ट, वो उपन्यासकार।
क्या आपको ये बात बॉदर नहीं करती? क्या ये आपको बात चिंतित या परेशान नहीं करती? क्वेश्चन पूछते हैं अम्बर्टो इको। मतलब क्वेश्चन का सार ये है कि आपने एकेडमिक राइटिंग्स में बहुत अच्छा काम किया, झंडे गाड़े हैं आपने। मतलब आपने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी नॉन फिक्शन के ऊपर, उसमें आपने जो ओरिजिनल वर्क किया जो किसी ने भी नहीं किया, सेमियोटिक्स के ऊपर यानी स्टडी ऑफ साइंस के ऊपर, आपने उस पर भी इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी आपको लोग एक नॉवलिस्ट के रूप में पहचानते हैं। डज दैट बॉदर यू? क्या ये बात आपको परेशान करती है, चिंतित करती है? अम्बर्टो इको उत्तर देते हैं, वो कहते हैं यस, जी हाँ, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानता हूँ, मेरा कोर वर्क एज अ प्रोफेसर है और मैं नॉवेल्स केवल संडेज में लिखता हूँ। इट इज़ नॉट अ जोक, ये एक मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करता हूँ, नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। मैं लेखकों की पेन क्लब्स मीटिंग्स में नहीं जाता हूँ, राइटर्स की मीटिंग्स में नहीं जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को किन के साथ जोड़ता हूँ, किन के साथ पहचानता हूँ? एकेडमिक कम्युनिटी के साथ, यानी वो लोग जो किससे जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज से या इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, पर ओके, वो कहता है पर कोई बात नहीं, ठीक है। इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, कि ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ नॉवेल्स पढ़ी हैं। ऐसा कहते हुए वो श्रक्स करते हुए, शोल्डर अप करते हुए लाफ्ट यानी हंसते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, वो कहते हैं नॉवल लिख करके मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अधिक ऑडियंस तक पहुँच पाऊंगा। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. वो कहते हैं कि सिमियोटिक्स जैसे विषय पर पुस्तक लिख करके मैं आशा भी नहीं करता कि मैं 1 मिलियन रीडर तक पहुंच पाऊंगा। मुकुंद अब क्वेश्चन पूछ, which brings me to my next question. Now look at the smartness of this journalist. मुकुंद अब वो उनके आंसर में से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी यही बात तो मुझे मेरे अगले प्रश्न पर लेके आती है। वो कहते हैं द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल, कि जो ये नेम ऑफ द रोज है, दिस इज एन इटालियन एडिशन ऑफ दिस बुक, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत ही सीरियस नोवेल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न, ये अपने आप में एक डिटेक्टिव यार्न है। यार्न का मतलब होता है बच्चों स्टोरी, एक जासूसी कहानी है एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। किसको इन्वेस्टिगेट करता है? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवियल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है बच्चों थ्योरी डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स और ह्यूमन सेल्फ, या फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, इसके संदर्भ में ये इन्वेस्टिगेट करती है। और थियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, यानी धर्म के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में। तो यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक तरफ ये डिटेक्टिव यार्न है, एक तरफ इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताया गया है, एक तरफ इसमें स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताया गया है, ठीक है, और मेडिवियल हिस्ट्री मतलब होता है मध्ययुगीन इतिहास। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, यानी इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने के बावजूद, सीरियस नोवेल होने के बावजूद भी इसको ह्यूज मास ऑडियंस ने एंजॉय किया, अर्थात बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? क्या आप इन सब से कभी पजल हुए, कंफ्यूज हुए, परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो गया? अम्बर्टो इको का उत्तर है नो, जर्नलिस्ट आर पजल्स। वो कहते हैं पत्रकार जो है वो पजल्स होते हैं, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी तो प्रकाशक, पब्लिशर्स मतलब जो बुक को आपकी प्रिंट करते हैं, पब्लिशर्स होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि यही वजह है कि कभी कभी जो पब्लिशर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं, वो ये मानते हैं कि लोगों को ट्रैश पसंद है। ट्रैश का मतलब तो वैसे वेस्ट होता है, बट यहाँ पे आप ये कह सकते हो easy reading experiences, ठीक है, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। यानी अर्थ ये निकला कि कई पब्लिशर्स ऐसा मानते हैं, कई जर्नलिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उन्हें इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद है, मतलब आसानी से जो बातें समझ आए वो पसंद है। वो कहते हैं कंसीडर, भाई मान लीजिए देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, हमारे इस ग्रह पर, इस धरती पर लगभग कितने लोग हैं? 6 बिलियन लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन
10 and 15 मिलियन कॉपीज। अब नेम ऑफ द रोज की कितनी कॉपीज बिकी? 10 और 15 मिलियन कॉपीज, ठीक है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ, तो इस तरीके से मैं बहुत कम लोगों तक पहुंचा। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। वो कहता है ये ठीक उसी प्रकार के लोग हैं जो क्या नहीं चाहते? इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस, यानी ट्रैश नहीं चाहते, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा तो बिल्कुल नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन। वो कहता है कि मैं स्वयं ही रात को 9 बजे डिनर के पश्चात टेलीविजन वॉच कर and want to see either Miami Vice or Emergency Room. These are some names of TV shows. I enjoy it. वो कहता है कि मैं enjoy करता हूँ and I need it, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है। But not all day. पर पूरा दिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। इसी प्रकार वो ये कहना चाहता है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों को इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद है, जिन लोगों ने मेरी बुक्स खरीदी, ठीक है। मुकुंद बोलता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that, अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी इस नॉवल की सफलता का, दिस इज इंग्लिश एडिशन, क्या आपकी इस नॉवल की सफलता का कुछ लेना देना है इस फैक्ट से, इस तथ्य से कि ये नॉवल किससे डील करती है? मिडिवियल हिस्ट्री के पीरियड से, यानी इसमें आपने मध्य युग के इतिहास के बारे में बताया है। अम्बर्टो इको उत्तर देते हैं, वो कहते हैं दैट्स पॉसिबल, ये संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, पर मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। बिकॉज आई ऑफ्टन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइस मैन। वो कहते हैं कि अक्सर मैं कहानियां एक चाइनीज वाइस मैन की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव माई बुक, मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने कहा, हालांकि वो मेरी किताब को बहुत पसंद करती थी, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज। उन्होंने ये कहा कि मुझे आशा नहीं है कि इस बुक की 3000 से अधिक कॉपीज बिकेंगी। इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन, एक ऐसे देश में जहां पर किसी ने भी, कैथेड्रल मतलब होता है चर्च को, नहीं देखा था या लैटिन को स्टडी किया था। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, तो मुझे मात्र 3000 कॉपीज का एडवांस दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस। तो बात हो रही है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की। वो कहते हैं कि अकेले यूएस में ही इसकी 3 मिलियन कॉपीज बिक गई, 30 lakhs. A lot of books have been written about the medieval past. वो कहते हैं कि बहुत सारी किताबें medieval past के बारे में लिखी गई हैं, far before mine, मतलब मुझसे काफी पहले से लिखी गई हैं। I think the success of the book is a mystery. वो कहते हैं इस पुस्तक की सफलता, इस नॉवल की सफलता मेरे लिए एक रहस्य है। Nobody can predict it. कोई इसको प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी नहीं कर सकता इसकी। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. वो कहता है कि अगर ये बुक मैंने 10 साल पहले या 10 साल बाद भी लिखी होती ना, तो इस प्रकार की सफलता नहीं मिली होती। Why it worked at that time is a mystery. ये बुक उस समय इतनी सफल कैसे हो गई, ये अपने आप में एक रहस्य है। This lesson ends here. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, तो आप पूरा बता देंगे किस तरीके से इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और कैसे इसकी कॉपीज इतना बिकी, लेकिन लास्ट में आप क्या ऐड करेंगे कि जो नॉवल की सफलता है वो खुद राइटर के लिए भी क्या रही है, मिस्ट्री रही। वो खुद नहीं समझ पाया कि ये सफलता इस नॉवल को क्यों मिली। ठीक है, तो आप ये आंसर की लास्ट लाइन में ऐड कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू।